डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या-क्या प्रोफाइल्स है अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है तो हमें किस-किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है तो क्या वो हमारे जॉब में या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फ़ायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। आज जो टॉपिक जैसे कि अभी मैंने बताया कि सैलरी क्या है, तो सैलरी के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, और प्रोफाइल्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से प्रोफाइल्स के लिए वैकेंसीज वगैरह निकालती है गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए एज वेल एज कंप्यूटर फंडामेंटल के हिसाब से। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोफाइल्स है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमें ऑफर करती है या गवर्नमेंट सेक्टर में हमें यहाँ पे मिलता है या कंपनीज कौन सी हायर करती है यहाँ पे किस किस प्रोफाइल के लिए, या क्या क्या नॉलेज हो जिसके बेसिस में आप जा सकते हो किस किस चीज़ में। तो सबसे पहला है इसमें कि अगर आपके पास एम एस एक्सेल का अगर नॉलेज है, अगर आपने एम एस एक्सेल में अच्छा सा नॉलेज अगर गेन कर लिया है, तो उस केस में आप क्या क्या प्रोफाइल्स आपको मिल सकता है। जैसे बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो। ठीक है, प्राइवेट का तो है ही बट साथ में गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हो, काफ़ी वैकेंसीज़ निकलती है इसकी। एमआईएस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से भी आप जा सकते हो, इसकी भी वैकेंसीज़ बहुत निकलती है गवर्नमेंट में। इसी तरीके से डेटा एनालिस्ट आजकल तो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है, तो उसके लिए तो भई एमएस ऑफिस का नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसमें एक्सेल का नॉलेज हो तो और ज़्यादा बेटर है। फिर एक्सेल एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आप जा सकते हो, डेटा प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आप जा सकते हो। नेक्स्ट है फिर प्रूफ रीडर के हिसाब से भी हायरिंग होता है, तो इनकी जो हायरिंग से ये प्राइवेट एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट दोनों में ही होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो प्रोफाइल्स है वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में डिफरेंट कंपनीज़ या डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए मिल जाएँगी, क्योंकि काफ़ी जो गवर्नमेंट के कंपनीज़ हैं, जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं, तो उनके जो कंपनीज़ वाले हैं वो हायर करते हैं अलग-अलग प्रोफाइल्स के लिए, एमएस एक्सेल के लिए। अब इसी तरीके से एमएस पावर पॉइंट के लिए भी हायर किया जाता है, जिसमें प्रोफाइल्स जो है वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर के हिसाब से आप जा सकते हो। प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट के हिसाब से आप हायर हो सकते हो। पावर पॉइंट लीड के हिसाब से आप हायर हो सकते हो। तो इसके लिए भी क्या है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा सा नॉलेज है, तो उस केस में आप इन प्रोफाइल्स के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्विच कर सकते हो। ये तो था कि एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के हिसाब से अगर आपके पास नॉलेज होता है तो इंडिविजुअली आप कैसे जा सकते हो। बट अगर आपके पास पूरा एमएस ऑफिस का अगर नॉलेज है, तो क्या आपको जॉब ऑफर्स होंगे? बिल्कुल होंगे। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिल जाएगा बहुत आसानी से। इवन जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी आप क्वालीफाई कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा आपको एमएस ऑफिस एंड फंडामेंटल्स कंप्यूटर का। सबसे पहले जो है वो आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके गवर्नमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज़ होते हैं, इतने ज़्यादा वैकेंसीज़ होते हैं कि हर टाइम जब भी वैकेंसीज़ निकलनी होती है तो इसके तो बहुत ज़्यादा ही वैकेंसीज़ आते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिस एडमिन या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बोल सकते हो। तो इसकी भी वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं गवर्नमेंट में भी एज़ वेल एज़ प्राइवेट में भी। नेक्स्ट है एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर, इसके भी गवर्नमेंट में काफ़ी वैकेंसीज़ निकलती हैं। ठीक है, प्राइवेट में भी निकलता है बट गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा निकलता है इसका। आईटी सर्विस डेस्क एनालिस्ट के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ निकलती हैं, तो आप इसके हिसाब से भी जा सकते हो अगर आपके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज है तो। फिर ऑफिस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आप जा सकते हो, तो प्राइवेट कंपनीज़ तो निकालती हैं ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए, बट इसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं वो भी निकालती है। इवन सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ जो होती है वो भी हायर करती है इन प्रोफाइल्स के लिए। फिर है रिसेप्शनिस्ट कम टेलीकॉलर। अभी कोई अगर टेलीकॉलर के हिसाब से जा रहा है, उसको भी इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पूरा डेटा जो है वो आपको टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी एमएस ऑफिस का नॉलेज होना ज़रूरी है। रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से भी जाओगे तो कस्टमर्स के जो डिटेल्स है वो भी आपको फिल करना होगा, तो उसके लिए भी ज़रूरी है एमएस ऑफिस का नॉलेज। तो उसके लिए भी वैकेंसीज़ निकलती हैं काफ़ी। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ही वैकेंसीज़ निकलती हैं, तो आप इसके लिए भी एमएस ऑफिस के बेसिस में आप इसके लिए भी जा सकते हो। फिर मीडिया एनालिस्ट का भी निकलता है, तो मीडिया हाउस में अगर आपको जाना है तो मीडिया हाउस के लिए मीडिया एनालिस्ट के तौर पे आप जा सकते हो अगर आपका एमएस ऑफिस का नॉलेज है तो। फिर है डेटा एंट्री,
वो भी क्लर्क रोल के लिए। अब डेटा एंट्री क्लर्क रोल के लिए है वैसे तो इसमें क्या है कि इसमें आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है? तो जब तक एमएस ऑफिस का नॉलेज नहीं होगा तो आपको क्लेरिकल पोस्ट वो भी डेटा एंट्री के हिसाब से नहीं मिलेगा। ठीक है? अब नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी ज़रूरी है एमएस ऑफिस का नॉलेज। ठीक है? तो इसका भी वैकेंसीज़ निकलता है। तो ये जो मैं बता रही हूँ वो सारे वो हैं जिन प्रोफाइल्स के लिए वैकेंसीज़ निकलती ही निकलती हैं। गवर्नमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा निकलती है और प्राइवेट का तो है ही। फिर है एडमिशन काउंसलर। हर एक जो भी एकेडमिक है मतलब जैसे आपका स्कूल के हो गए, कॉलेज के हो गए, तो हमें एडमिशन काउंसलर चाहिए चाहिए होता है। ठीक है? तो एडमिशन काउंसलर के हिसाब से भी आप जा सकते हो अगर आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज है तो। बैकएंड एग्जीक्यूटिव के हिसाब से भी आप वर्क कर सकते हो। अगर किसी को बैठ के फिर जॉब चाहिए मतलब जिसमें आप चाहते हो ऑफिस वर्क हो, कहीं बाहर ना जाना हो, तो ये सारे वो रोल्स हैं जो आपको ऑफिस में बैठ के ही काम करने होंगे। नेक्स्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है? तो इसका भी वैकेंसी निकलता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो वैकेंसीज़ मैंने बताए हैं, ये ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही आपको वैकेंसी दिख जाएँगे इन प्रोफाइल्स के ऊपर। ठीक है? तो इसके वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा ही निकलते हैं। अब बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव को ही अगर मैं सिर्फ़ अगर लेती हूँ, इन सभी प्रोफाइल्स में से सिर्फ़ मैंने एक ही लिया है यहाँ पे जस्ट आपको बताने के लिए कि एमएस ऑफिस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ठीक है? तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ सिर्फ़ एमएस ऑफिस एग्जीक्यूटिव का तो वो उसके बेसिस में हमारी कौन-कौन सी कंपनीज़ किस टाइप की कंपनीज़ हायर करती हैं, वो देखते हैं। जैसे अगर आपके पास एमएस ऑफिस का अगर नॉलेज है तो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आप बैंक में जा सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस में इसका नॉलेज चाहिए ही चाहिए होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जितनी भी हैं, सभी कंपनीज़ में एमएस ऑफिस वाले बंदे ही होते हैं कि जिनके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज है, उन्हीं पर्सन्स को वो हायर करते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको एंट्रीज़ वगैरह करवानी होती है, अपना डेली का डेली जो भी प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं या जो भी रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं, उससे रिलेटेड उनको एंट्रीज़ करनी होती है, तो उसके लिए उनको एक पर्सन चाहिए होता है बैक ऑफिस में, जो कि इसके रिगार्डिंग एंट्रीज़ करे। फिर है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी आप जा सकते हो, जैसे हॉस्पिटल्स बड़ा हो गया, डॉक्टर्स के पास है, तो जो बहुत बड़े-बड़े क्लिनिक ओपन करके रखते हैं, तो उनको भी चाहिए होता है। ठीक है? जैसे कि पेशेंट्स की एंट्रीज़ वगैरह वो करके रखें। तो उसके लिए भी आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर टेक्नोलॉजी फर्म्स, जितने भी टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, मतलब जो भी आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री में पूरा आप जा सकते हो बैक ऑफिस के हिसाब से। फिर गवर्नमेंट का तो मैंने बताया ही कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जितने भी, तो सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ में एमएस ऑफिस के रिगार्डिंग जॉब्स निकलती ही निकलती हैं। फिर कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो जो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, उन सभी जगह पे बैक ऑफिस के लिए वैकेंसीज़ निकलती हैं, ठीक है? तो जो कि हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से भी निकलता है एज़ वेल एज़ प्राइवेट में। बट हाई कोर्ट बड़े में या जो भी सुप्रीम कोर्ट बड़े में वो गवर्नमेंट का ही निकलता है सबसे ज़्यादा क्लर्क प्रोफाइल के लिए। तो उसके लिए भी एमएस ऑफिस का नॉलेज होना ज़रूरी है। और फिर हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री है, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी एमएस ऑफिस का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप पैकेजेज़ वगैरह अपने कस्टमर्स को दोगे, तो वो दोगे कैसे? जब तक कि आपको खुद एमएस ऑफिस में, वर्ड में काम करना नहीं आता होगा, तो आप तो बना ही नहीं पाओगे ना, उसमें आइटनरीज़ ही नहीं दे पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है एमएस ऑफिस का नॉलेज, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि ये सारे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हायर करती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बैक ऑफिस एग्ज़ीक्यूटिव के लिए। ठीक है? तो इसी तरीके से और भी जो प्रोफाइल्स मैंने आप लोगों को अभी बताया, उन सभी प्रोफाइल्स में हायरिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा हायरिंग होता है। गवर्नमेंट में तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलता है। इवन आप अभी भी देख सकते हो कि अभी भी काफ़ी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं गवर्नमेंट की। सिर्फ़ और सिर्फ़ एमएस ऑफिस के बेसिस में, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल और एमएस ऑफिस के बिहाफ़ में ही हायरिंग हो रहा है। इवन एग्ज़ाम्स में भी इसी के रिगार्डिंग ही आते हैं। ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस-किस प्रोफाइल्स में, किस-किस इंडस्ट्रीज़ में या किस-किस सेक्टर्स में वैकेंसीज़ निकलती हैं। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के लिए है वो है सैलरी। तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या हमें एमएस ऑफिस करने का एक अच्छा सैलरी मिलेगा या जैसे एक नॉर्मल सैलरी मिलेगा? ठीक है? तो उसको उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो भी सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो ये एमएस ऑफिस करने के बाद, कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स करने के बाद आपको जो जॉब ऑफर होता है वो हर एक सिटी के हिसाब से मैटर करता है, क्योंकि हर एक सिटी में छोटी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, हर एक कंपनी हायर करती है, ठीक है? तो हर एक कंपनी का जो हायरिंग स्ट्रैटेजी होता है वो सबका अपना अलग-अलग रहता है, ठीक है? अगर मैं सैलरी की बात करूँ यहाँ पे उनकी, तो सैलरी जो रहता है वो कम से कम एटलीस्ट
5,000 से तो स्टार्ट हो ही जाता है उन लोगों का, क्योंकि 5 से लेस नहीं होता, बट 5,000 से स्टार्ट हो ही जाता है। तो 5 से लेके अप्रॉक्सिमेटली मान लेते हैं कि जैसे 30,000 तक का हुआ। हो सकता है कि ज़्यादा भी ऑफर हो रहा हो, अगर आपको स्किल्स उतने हैं। क्योंकि सब कुछ देखिए डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कितना आपने नॉलेज गेन किया हुआ है, कितना आपने सीरियसली उस कोर्स को किया हुआ है। उन सब चीज़ों पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि मेन है स्किल्स। आपने जो सीखा उसको कितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। उसी हिसाब से आपका सैलरी भी डिसाइड होता है। अब अगर मैं नेशनली या एक एवरेज हिसाब से इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ कि एक नेशनल लेवल पे हमारा एवरेज सैलरी कितना रहता है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, जिन्होंने इसका नॉलेज लिया हुआ है, अपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है एमएस ऑफिस में, तो उसके हिसाब से सैलरी रेंजेस बहुत अलग-अलग हैं। जैसे एम्प्लॉइज़ हू नो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अर्न एन एवरेज ऑफ 21.4 लाख रुपीज़, मोस्टली रेंजिंग फ्रॉम 15.5 लाख टू 15 लाख, बेस्ड ऑन 19,023 प्रोफाइल्स। तो ये सिर्फ 19,023 प्रोफाइल्स के बेसिस में ये एवरेज सैलरी निकाला हुआ है, जो कि हमारा है 21.4 लाख। बट जो रेंज यहाँ पे कंसिडर किया है, जो एक सर्वे से निकाला गया है, वो है 15.5 से लेके 50 लाख तक का। ठीक है? तो इतना तक का सैलरी होता है अगर पर्सन को अच्छा खासा नॉलेज है तो। एवरेज सैलरी बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से अगर बात करें इंडिया में, तो वो अप्रॉक्सिमेटली है 4,91,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से। ठीक है? और नेशनल एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूँ, वो भी ऑपरेशन मैनेजर्स की। ठीक है? तो ऑपरेशन मैनेजर्स की अगर सैलरी की बात करते हैं यहाँ पे, एवरेज लेके अगर चलते हैं, तो उनका जो सैलरी रहता है ऑन एन एवरेज, वो रहता है 4,04,647 रुपीज पर ईयर के अकॉर्डिंगली। ठीक है? और अगर मैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की अगर बात करूँ नेशनल एवरेज सैलरी के अकॉर्डिंग, तो इनका जो एवरेज सैलरी रहता है, और एवरेज सैलरी जो निकाला गया है वो होता है, वो है 2,28,198 रुपीज पर ईयर। ठीक है? ये एवरेज निकाला हुआ है, ये अप्रोक्सीमेशन है। तो इसमें ये नहीं है कि ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हर टाइम या हर साल के हिसाब से थोड़ा-सा चेंज भी होता है, अप एंड डाउन्स भी रहता है। अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के हिसाब से अगर मैं लूँ, तो जो नेशनल एवरेज सैलरी है, वो देखा गया है 3,54,803 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है? तो ये जो मैंने बताया है, जैसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का हो गया, ऑपरेशन मैनेजर हुआ, या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हुआ, ठीक है? बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, मैंने कुछ ही प्रोफाइल्स को लेके यहाँ पे डिस्कशन किया है। उन्हीं के आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सिमेटली जो एवरेज सैलरी रह रहा है, वो कितना रह रहा है। ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि अगर आप एक सिर्फ कंप्यूटर फंडामेंटल का नॉलेज ले लेते हो, और साथ के साथ अगर आप एमएस ऑफिस का नॉलेज ले लेते हो, तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कि सैलरी कितना अच्छा खासा आपका हो सकता है अगर आपके पास इसका नॉलेज होता है तो। तो तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी करें, उसका सर्टिफिकेशन भी करें, साथ के साथ ही आप एमएस ऑफिस का भी नॉलेज गेन करें। जिससे कि आपको आपके जॉब में बेनिफिट्स आपको मिल सके। सैलरी के टर्म्स में हो या प्रमोशंस के टर्म्स में हो। ये हमने समझा कि अगर हम लोग सिर्फ एमएस ऑफिस और कंप्यूटर फंडामेंटल के कोर्सेज़ अगर कर लेते हैं, तो हमें कितने फ़ायदे हैं करने के। ठीक है? और हमें कितना फ़ायदा मिलेगा अपने फ्यूचर में या अपने करियर में कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उसके बारे में हमने देखा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, जिससे कि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो साथ के साथ ही आपको रोज़ का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए थैंक यू।